लंबे समय से मैं और मेरी टीम कोशिश कर रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य धन का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक विषय, उस पर एक कोशिश की जाए कि एक दुर्लभ और एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत ही सहज भाव से और सरल तरीके से आप सभी को क्लास को समझाया जाए। हमने प्रयास किया है कि ज़्यादातर टॉपिक को YouTube के माध्यम से ही करा दिया जाए। अगर सिलेबस की बात की जाए तो परिचय से लेके और कैपिटल मार्केट तक यानी कि लगभग 15-16 टॉपिक उसमें आते हैं और जीएस के लिए उतना ही पढ़ना पड़ता है इंडियन इकोनॉमी में। और ज़्यादातर किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम को दीजिए उसमें ज़्यादातर 15-16 टॉपिक होते हैं। इंट्रोडक्शन, बैंकिंग, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर या नेशनल इनकम, उसके बाद एग्रीकल्चर। तो उन सबको हम जो है लगभग 40 क्लास के करीब इन 40 क्लास हम लोग कोशिश करेंगे कर लिया जाए। ज़्यादातर स्टूडेंट को मैंने देखा है जब वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो अर्थशास्त्र कहते हैं। कुछ एनसीईआरटी की किताबें हैं, डायरेक्ट नाम अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, यूपीएससी में उसे एज ए ऑप्शनल लिया जा सकता है वैकल्पिक विषय के रूप में, लेकिन वैकल्पिक विषय इकोनॉमिक्स का रिजल्ट बहुत खराब आता है। ये नहीं सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शनल के लायक शायद नहीं है। क्योंकि बात हम सामान्य अध्ययन की कर रहे हैं तो सामान्य अध्ययन में भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट होता है। और इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो। अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो किसी क्षेत्र की बात जरूर करेंगे। आज हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पहले इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को पढ़ना भी जरूरी है, पता तो चले इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थ यानी कि धन, अर्थ यानी कि धन, मनी, और शास्त्र। अब शास्त्र को आप स्टडी कह लीजिए, अध्ययन कह लीजिए, धन और शास्त्र। और शास्त्र यानी कि स्टडी मान लीजिए आप। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ थ्योरी होती हैं जो बेसिकली किसी भी देश के या इकोनॉमी के जो दुर्लभ संसाधन होते या नागरिक समाज हम कह सकते हैं कि नागरिक समाज में उपस्थित दुर्लभ संसाधनों का आवंटन, यानी कि अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का संग्रह है जो किसी भी नागरिक समाज, देश, क्षेत्र में दुर्लभ संसाधनों के आवंटन या का आवंटन करके नागरिक कल्याण का काम करता है। अर्थशास्त्र का सीधा सिद्धांत यही है कि जैसे पॉलिटी होता है तो पॉलिटी, भारत, इंडियन पॉलिटी, पाकिस्तान पॉलिटी या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका जब अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान की पॉलिटी। अमेरिका के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, अमेरिकन पॉलिटी। लेकिन राज्य कैसा होना चाहिए, सरकारें कैसी होनी चाहिए, सरकारी तंत्र कैसे होने चाहिए, ये सब जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस। प्राचीन काल से वर्तमान तक किस किस प्रकार के राज्य रहे, कैसा राज्य होना चाहिए, राज्य के कृत्य क्या होने चाहिए, उसमें दार्शनिक पक्ष, ये सब क्या है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, और उसका गतिशील अध्ययन पॉलिटी। उसी प्रकार अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा विषय है जो किसका अध्ययन करता है, धन के शास्त्र का, यानी कि अर्थशास्त्र का। वो क्या है, अर्थशास्त्र, जो अर्थ का अध्ययन करता है, धन का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र। लेकिन
चूंकि मैंने पहले ही बताया, हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो उद्देश्य है पढ़ना, वो है अर्थव्यवस्था, इंडियन और वो भी भारत की अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स आज हमारे समझ में तो आई कि ये तो केवल एक सब्जेक्ट है, हमारा सिलेबस नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ लेते हैं। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। अब जीएस का कोई भी विषय हो, उसमें केवल जो हिंदी, मैं विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए जो भी दे रखा है, जो नाम लिखा हुआ है, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। अब जैसे अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब कि अर्थ और व्यवस्था। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में, जैसे कि भारत में, पाकिस्तान में, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में, तो मान लीजिए ये क्षेत्र है, और किसी भी क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का गतिशील चित्रण होती है, डायनेमिक रूप होता है किसका, अर्थशास्त्र का। कौन, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब है एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण, व्यवस्था का निर्माण जो संसाधनों के आवंटन से, संसाधनों के आवंटन से, आवंटन से नागरिक समाज या उस राष्ट्र या क्षेत्र विशेष में जो लोग रहते हैं, उनके अधिकतम कल्याण या नागरिक कल्याण किया जा सके। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें संसाधनों का आवंटन करके या संसाधनों के आवंटन से उस क्षेत्र विशेष के लोगों के या नागरिकों का कल्याण किया जा सके। इसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। लंबी 10 लाइन की, 15 लाइन की, 1 पेज की परिभाषाएं पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 1 पेज में केवल अर्थशास्त्र के वैदिक दर्शन को, अर्थशास्त्र, कुछ लोग बताते हैं अर्थशास्त्र एक पुस्तक, अरे वो राजनीतिक पुस्तक है, अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है उसका, इतना विस्तार से नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, जिस दिन समझ में आ जाएगा इकोनॉमी अच्छी लगने लग जाएगी। मैं प्रयास करूंगा, हमारी टीम ने प्रयास किया है, लगभग पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, 2-3 महीने से, कि जितनी भी जटिल टॉपिक हैं जीएस में, इकोनॉमी के हों, पॉलिटी के हों, साइंस के हों, उन्हें बहुत ही सरल भाषा में और छोटे में यानी लघु रूप में आपको दे दिया जाए ताकि समझने में समस्या ना आए। अब हमने अर्थव्यवस्था को बताया कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण जो संसाधनों के आवंटन से नागरिक कल्याण किया जा सके। कहाँ के नागरिक, क्षेत्र के। तो व्यवस्था कहाँ करनी होगी, क्षेत्र में। अब संसाधन कहाँ के होंगे, हो सकता है उसी क्षेत्र विशेष के हों। और कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक अधूरी है जब तक इस क्षेत्र विशेष का कोई नाम न हो। अब इस क्षेत्र विशेष का नाम या तो हम पाकिस्तान रख दें, अमेरिका रख दें, या भारत, चूंकि हम भारत में हैं, वहीं की रोटी खाते हैं, तो इंडिया रख देते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अगर अंतर की बात की जाए तो अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विचारधारा है, सैद्धांतिक विषय है, थ्योरेटिकल है। इकोनॉमी उसका प्रैक्टिकल है, उसका गतिशील चित्रण है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यह सामान्य अंतर है, केवल एक लाइन में। वो एक विषय है सिद्धांतिक, थ्योरेटिकल। इकोनॉमी
उसका प्रैक्टिकल रूप है, प्रयोगात्मक है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा अंतर, समाप्त। इकोनॉमी में ही कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में या पाकिस्तान की इकोनॉमी में या नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी हो, ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया तो दो चीज़ें निकल के सामने आई। कोई भी इकोनॉमी हो उसमें केवल दो समस्याएं होती हैं। अगर उन दो समस्याओं को हम लोग समझ गए तो उनका समाधान भी हो सकता है, और फिर आगे जितने भी मैंने चैप्टर बताए कि ये चैप्टर पढ़ने होंगे, वो सारा विषय, वो सारे सिलेबस, वो केवल दो समस्याओं के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो दो समस्याएं और अर्थव्यवस्था में केवल दो ही समस्याएं हैं। पहला है संसाधनों का अभाव। कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र, उसमें अगर इकोनॉमी की बात करें तो केवल एक ही दो समस्याएं आती हैं, या तो संसाधन यानी रिसोर्सेस नहीं है, संसाधनों का अभाव है, संसाधनों का अभाव, और दूसरा है कि वहाँ संसाधन तो हैं लेकिन संसाधनों का उचित आवंटन नहीं है। संसाधनों का उचित आवंटन। कोई भी देश हो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, दो समस्याएं रहती हैं, और जो दो इन समस्याओं का समाधान कर लेता है विकसित अर्थव्यवस्था बन जाता है। विकसित विकासशील क्या होता है हम आज ही बताएंगे। तो मैंने बताया कि दो समस्याएं होती हैं। अब दो समस्याएं हैं तो एक संसाधनों का अभाव है, एक संसाधनों का उचित आवंटन। तो सब संसाधनों का अभाव क्या समझें, एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए एक देश है जापान, उसके पास संसाधन उतने नहीं है जैसी उसकी इकोनॉमी आज दिखती है, लेकिन अगर संसाधनों के रूप में तुलना करेंगे तो इतनी इकोनॉमी जापान की मजबूत नहीं है। जापान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है लेकिन संसाधन उतने नहीं है। ज़्यादातर संसाधन वो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन आयात करता है। तो संसाधनों का अभाव जापान के पास था, जापान ने क्या किया, आयात कर लिया। अब समस्या है, हम समाधान ही बता रहे हैं। तो संसाधनों का जहां अभाव है वहां समाधान कैसे होगा, आयात कर लीजिए। अगर आपके पास किसी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर कमी है, अभाव है, तो आप आयात कर लिए। जापान ने किया, और जापान ने आयात किया, उचित आवंटन किया और विकसित अर्थव्यवस्था बन गया। उसी प्रकार अफ्रीका के पास ठीक ठाक मात्रा में संसाधन है। अफ्रीका के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक भंडार हैं प्राकृतिक संसाधनों के, लेकिन वहां एक कमी है, उचित आवंटन की असमानता है, इनइक्वालिटी है। तो यहां आप एग्जांपल लिख लीजिए, ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम अफ्रीका के देश, जो अफ्रीका के देश हैं उनके पास संसाधनों के उचित आवंटन की समस्या है। संसाधन है, आवंटन वहां सही नहीं है, और जब आवंटन सही नहीं है तो जो नागरिक समाज है उसका अधिकतम कल्याण नहीं हो पाता। इकोनॉमी कैसी होगी आगे क्लासिफिकेशन में समझेंगे, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में यही दो समस्याएं हैं, नंबर 1 और नंबर 2, संसाधनों का अभाव या उचित आवंटन की समस्या। दो समस्याओं से पैदा होते हैं कुछ प्रश्न, और वही प्रश्न डिसाइड करते हैं अर्थव्यवस्था का स्वरूप। यही दो, संसाधनों का अभाव और संसाधनों का आवंटन, कुछ प्रश्नों को जन्म देता है, और वो प्रश्न कुछ इस प्रकार बनते हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं सभी अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं। तो पहला प्रश्न, क्या उत्पादन किया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की एक अपनी भूमिका है। उत्पादन नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा प्रश्न,
उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। और चौथा, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। चौथा, क्यों किया जाए और कहाँ किया जाए। तो आप लिख सकते हैं क्यों और कहाँ उत्पादन किया जाए। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं केवल इन 4 प्रश्नों का, मूलतः 3 प्रश्नों का उत्तर देती हैं, या उत्तर खोज रही होती हैं, या प्रयास कर रही होती हैं उत्तर देने का, उत्तर बनाने का। किसी भी देश की इकोनॉमी को ढूंढ लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, वो जितनी भी इकोनॉमी है, कोई भी, या प्राचीन काल की इकोनॉमी, उनके सब के विषय यही रहे, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन किसके लिए किया जाए, यही समस्याएं रही। अब इन्हीं प्रश्नों से पैदा होते हैं इनके उत्तर, और जब उत्तर पैदा होते हैं तो कुछ क्षेत्र पैदा होते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए उसके कारक पैदा होते हैं। तो चाहे भारत की इकोनॉमी हो या पाकिस्तान की हो, इकोनॉमी के कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के कारक, और कारक को समझना है तो सीधी बात है, तो कोई भी इकोनॉमी हो, इकोनॉमी को समझने के लिए आप समझ लीजिए एक कारखाना, एक कारखाना ही आप एक देश समझ लीजिए, या एक देश को एक कारखाना। तो उस कारखाने में मुख्यतः या मूलतः आपको कितनी चीजें दिखेंगी, आपको 4 चीजें दिखेंगी। वो कारखाना एक भूमि पर है, किस पे, भूमि पर, यानी कि लैंड पर। उस भूमि पे जो कारखाना है उसमें कुछ श्रमिक हैं जो क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, यानी कि लेबर, यानी कि श्रम। कारखाने के मालिक ने वहां कुछ पूंजी भी लगाई हुई है, पूंजी निवेश किया है। तो भूमि, श्रम, यानी कि भूमि है, वहां श्रम हो रहा है, और क्या लगी हुई है, कुछ पूंजी लगी हुई है। क्योंकि बिना पूंजी के तो कारखाना, मशीनें नहीं आएंगी, रॉ मटेरियल नहीं आएगा। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, और उसके बाद जो वहां का मालिक है, जो वहां का सीईओ है, वो बिजनेस करने का, निवेश करने का एक रिस्क ले रहा है, मेहनत कर रहा है। उसे कहते हैं क्या, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता कारक है। ये 4 अर्थव्यवस्था के कारक हैं। अगर एक भी कम है, जैसे मैं एक बार हमने बताया था पॉलिटी क्लास में कि राज्य के 4 कारक होते हैं, उनमें से एक भी कम होता है तो राज्य नहीं माना जाता। उसी प्रकार इकोनॉमी के भी 4 कारक होते हैं, एक भी कम इकोनॉमी फेल। चारों अपनी अपनी जगह योग्यता के साथ मौजूद, इकोनॉमी अच्छी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। लेकिन इकोनॉमी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमी ही एक ऐसा रिश्ता है जो रिटर्न देता है, और बिना रिटर्न के इकोनॉमी नहीं चलता है। जब तक वापस नहीं अगर उसे दोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसे वापस देना पड़ेगा। तो जो भूमि है उसे भी कुछ रिटर्न चाहिए, वापस चाहिए। क्या चाहिए बताओ?
तो भूमि को क्या रिटर्न दोगे, क्या दे सकते हैं हम? भूमि अपना किराया ले लेती है, रेंट। भूमि किराया लेती है, उस जो श्रम, और देखिए ये जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो बेशक जो मालिक होता है उसकी अपनी संपत्ति होती है, लेकिन जब उसका जो रिपोर्ट बनाता है, जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, जो बैलेंस शीट बनती है, उसमें भूमि का किराया जोड़ा जाता है। वो उसकी बेशक उसकी अपनी निजी संपत्ति है, लेकिन उसका किराया तो है ना भूमि का, तो वो किराए के खाते में जाती है, मालिक के प्रॉफिट में नहीं। तो भूमि है तो भूमि का किराया जाता है। जो श्रम है, जो वहां श्रमिक लगे हुए हैं, जिन्होंने वहां लेबर का काम किया है, जो अपना श्रम बेचा है, तो उसे भी कुछ रिटर्न चाहिए। वो पारिश्रमिक ले लेता है, वेतन ले लेता है। क्या ले लेता है? पारिश्रमिक। पारिश्रमिक ले लेता है, उसको भी एक अपनी कॉस्ट तो चाहिए, तो पारिश्रमिक ले लेता है। भूमि किराया ले लेती है, श्रम पारिश्रमिक ले लेता है। अब पूंजी, जो पूंजी है, जिसने अपना पीढ़ियों का जुड़ा हुआ पैसा किसी कारखाने को दिया है, वो इसी लालच से दिया है कि कुछ रिटर्न आएगा, तो पूंजी को क्या रिटर्न मिलेगा? पूंजी को रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो कारखाने का मालिक कहता है आपको भी रिटर्न दिया जाएगा और आपको ब्याज दे देंगे, ब्याज। अब पूंजी तो ब्याज लेके शांत हो जाती है। देखिए, ब्याज का जो संबंध है, इस्लामिक मान्यताओं में ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में ब्याज नहीं ली जाती है, इसलिए कुछ इस्लामिक बैंक भी बने हुए हैं। इस्लामिक बैंक क्या करते हैं? बिना ब्याज के इस्लाम के मानने वालों को धन देते हैं। लेकिन इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में ब्याज को हराम नहीं माना गया है। पूंजी एक फैक्टर है भाई, कारक है, और कारक इकोनॉमी में टिक ही नहीं सकता बिना रिटर्न के, तो उसे कुछ ना कुछ रिटर्न तो देना होगा। और जब उसे रिटर्न देना होगा, वो जब रिटर्न की मांग करेगा, रिटर्न लेगा, तभी आगे इकोनॉमी और वो कारखाना जो हमने इस क्षेत्र में माना था वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद उद्यमशीलता। इन सबको देने के बाद जो बच जाएगा वो किसका भाई? उद्यमशीलता का। नाम क्या रख दिया? लाभ, प्रॉफिट। इन सबको देने के बाद जो कुछ बचेगा वो किसका? उद्यमशीलता को जाएगा, उद्यमी को जाएगा। उद्यमी नहीं, उद्यमी। कुछ लोग कहते हैं उद्यमी, मैं भी कहता था पहले। लाभ किसे जाएगा? उद्यमशीलता को। उद्यमशीलता को यही मिलता भी है, सबसे ज्यादा होता है। बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा हिस्सा इसका होता है, इसका भी ठीक ठाक हिस्सा होता है। अगर ये भी इसी की है और ये भी इसी की है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन बैलेंस शीट पारिश्रमिक को अलग रखती है, ब्याज को अलग रखती है और किराए को अलग रखती है। तो मैंने बताया आपको, और मुझे उम्मीद है कि मैं अर्थव्यवस्था के कारक आपको समझा पाया हूं। अब अर्थव्यवस्था के कारक के बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इंट्रोडक्शन क्लास अगर समझ में आई अच्छे से, तो फिर आगे बहुत क्रिटिकल टॉपिक को भी हम इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में समझा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 महीने में कोशिश की है, कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम सहज और सरल भाव से भारतीय अर्थव्यवस्था के जटिलतम टॉपिक को सरल भाषाओं में समझा पाएं, आपको दे पाएं, वो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिस पर कोई फीस नहीं लगती है, जिसका कोई चार्ज नहीं है, संसाधन भी कम खर्च होते हैं, मोबाइल और कैमरा के माध्यम से इजीली आपको दिया जा सकता है। अब मैंने बताया आपको कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कारक हमने पढ़े, अब पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और भारतीय नहीं, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में विभाजित की जाती है। प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। और देखो सीधा सीधा समझिए, जब आप गांव में रहते हैं, और जब आप गांव में रहते हैं तो क्या करते हैं, खेती। लेकिन खेती से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि खेती में एक समस्या है कि साहब पूरे साल हम लोग काम करते हैं, साल में एक बार पैसा आता है, सूदखोर का चला जाता है, अगर केसीसी ले रखा है तो उसका लोन चला जाता है, अगर पानी किसी से उधार लेते हैं तो उसका चला जाता है। आप कहते हैं साहब नॉन प्रॉफिटेबल है, लाभ नहीं हो रहा है, कुछ खर्चा चल रहा है। तो आपको कोई राय देने वाला आता है, कहता है ये तो बड़ी विडंबना है, आपके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, उसमें भी आप कुछ लाभ नहीं ले पा रहे, करें क्या? अच्छा कितने लोग काम करते हैं? तो कहा कि साहब हम गांव घर में 5-6 लोग हैं, सब उसी खेती में जुटे रहते हैं। तो कोई ठीक ठाक आदमी आता है, राय देता है कि नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, 2 लड़कों को नौकरी करने कहाँ भेज दिए, दिल्ली भेज दीजिए। कहते हैं ना दिल्ली भेज दीजिए, मुंबई भेज दीजिए, कि ये पढ़े लिखे नहीं है तो वहाँ लेबर में काम करेंगे, कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जानता है कि मैंने प्राइमरी सेक्टर से किधर भेज रहा हूँ, सेकेंडरी सेक्टर की ओर। यहाँ प्रॉफिट कम है, लेकिन यहाँ उसे पारिश्रमिक ठीक ठाक मिल जाएगा तुलनात्मक रूप से। यहाँ एग्जाम्पल दूँ मैं, मान लीजिए किसी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उत्तर प्रदेश में बोला जाता है 25 बीघे, मान लीजिए 25 बीघे ज़मीन है किसी के पास, और मुझे क्योंकि आइडिया है, मैं भी गांव में रहा हूँ, 25 बीघे ज़मीन में सीधा लगाया जाए तो गेहूं की जो कीमत होती है लगभग 2.5 लाख रुपए की हो गई। 2.5 लाख रुपए के गेहूं होते हैं, और 2.5 लाख रुपए के क्या होते हैं, धान। 2.5 लाख रुपए के गेहूं, 2.5 लाख रुपए के धान। पूरी साल में कुल रेवेन्यू कितना है, 5 लाख। 5 लाख रुपए रेवेन्यू, उसके बाद खाद, बीज, पानी, पारिश्रमिक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पूंजी भी लगी हुई है, उसको रिटर्न देना होगा। अच्छा भूमि का किराया भी ऐड करना पड़ेगा, जो वहाँ श्रमिक, क्योंकि 6 लोग तो घर के ही थे, बाकी बाहर के भी लोग रखे हुए। 25 बीघा जमीन का सीधा मतलब है तो उसकी कटाई बाहर से लेबर रखना पड़ेगा। अब बाहर से लोग जो नियोजित किए जाएंगे उनको भी रिटर्न देना है। तो लगभग मान लीजिए प्रॉफिट 25 बीघे जमीन में पूरे साल में 2 लाख रुपए करीब, अगर जमीन अपनी है तो आता है। तो ये तो जमीन का किराया है जो आप ऐड ही नहीं करते, क्योंकि आपके बुजुर्ग छोड़ के गए। अगर कोई किराए पर लेता है तो उसे तो कुछ नहीं बचेगा। अब ये 5-6 लोगों में से मान लीजिए 3 भाई चले गए कहाँ, दिल्ली काम करने। अगर इन्हें 10,000 रुपया महीना भी वहां बचा लिए तो 30,000 और 30,000 गुणा 12, 3,60,000। और बाबूजी एक भाई के साथ काम कर सकते हैं कितना, 25 बीघे जमीन का, बाकी लेबर रख लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जमीन क्योंकि अपनी है तो ये 2 लाख तब भी बचेंगे, 3,60,000 और ऐड कर दीजिए। तो प्राइमरी सेक्टर से कहां चले गए, सेकेंडरी सेक्टर की ओर। होता क्या है वो आप समझिए। प्राथमिक क्षेत्र का सीधा मतलब है जहां प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन किया जाए। अगर टेक्निकल भाषा समझिए तो समझिए, जहां प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन किया जाता है। प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन आप समझे, मैं समझाता हूं। प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन से तात्पर्य है नेचर, और नेचर से हमने एग्रीकल्चर के माध्यम से, कृषि के माध्यम से क्या ले ली, फसल। तो प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन हो गया। तो प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन जहां होता है वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र। इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है मोटा मोटा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। टेक्निकल भाषा में, इकोनॉमी की भाषा में, जहां प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य है प्राथमिक में प्रकृति का प्रत्यक्ष दोहन किया जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है,
जो कच्चा माल है, अब द्वितीयक क्षेत्र को समझिए, ये एक तरफ कच्चा माल और ये यहां हुआ क्या, प्रसंस्कृत, प्रसंस्कृत यानी प्रोसेस्ड, और यहां तैयार माल। सीधी बात है, कारखाना, कच्चा माल आया, मान लीजिए क्या, गेहूं, कहां से आया, प्राथमिक क्षेत्र से आया कि नहीं, गेहूं तो खेती से आया, प्रोसेस्ड किया क्या, यानी कि मिल में, आटा मिल, और बना दिया क्या, आटा। क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर का सीधा मतलब है जहां कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु ग्रहण की जाए, वो क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर, इसका एग्जांपल है क्या, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र में आता है। अब तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। इन्हें कम करा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का काम सीधा सीधा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सहयोग करना है। तो प्राथमिक और द्वितीयक का सहयोग कहाँ होता है, तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि सेवा क्षेत्र है। अब मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर के गेहूं को कारखाने में ले जाना है तो क्या चाहिएगा, ट्रैक्टर या ट्रक, तो ट्रक चाहिए। आटे को बाजार ले जाना है, क्या चाहिए, ट्रक चाहिए। तो जो ट्रक है यानी कि परिवहन, जो परिवहन है, जो परिवहन है वो किस में आता है, सेवा क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र। अच्छा, परिवहन खरीदने के लिए, यानी मान लीजिए ट्रक खरीदना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पूंजी। तो बैंकिंग, तो बैंक के पास तो जाओगे ना फाइनेंस के लिए। फाइनेंस क्या होता है, अगली क्लास में हम लोग पहुंचेंगे उस पर। तो बैंकिंग। अब परिवहन यानी कि ट्रक खरीदना है तो उसके लिए क्या पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा, बैंकिंग। तो बैंकिंग भी कहां आती है, सेवा क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कृषि, कृषि से निकले कहां, कारखाने में, और कारखाने से कहां, सेवा क्षेत्र। मैं एक लड़की की कहानी सुनाता हूं। वो लड़का गांव में रहता था, मैंने बताया 5-6 भाई थे, 2 लाख रुपए पूरा परिवार मिलके कमा पाता था। किसी ने राय दी कि आप कारखाने में काम कीजिए, पूरा 3 लोग भाई बाहर निकले, 3,60,000 रुपये साल कमाने लगे। थोड़ा बहुत जो उन्होंने धन को संचित किया, सेविंग की, किसी ने राय दी कि अब आप 10,000 क्यों कमाते हैं, कि क्या करें। तो 2 भाई 2 टैक्सी ले लीजिए, एक ट्रक ले लीजिए, एक टैक्सी ले लीजिए, तो धन और बढ़ा। तो सीधी बात है कि जो ग्रोथ रेट है वो प्राइमरी से ज़्यादा है सेकेंडरी की, और सेकेंडरी से ज़्यादा है टर्सरी की। भारत की अर्थव्यवस्था में अगर योगदान की बात करें तो सबसे कम योगदान किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान था, अभी सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। वर्तमान में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। यह है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की अलग अलग प्रकार में, जैसे कि अंतर संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, स्वामित्व के आधार पर समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, विकास की अवस्था के आधार पर अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। उसके बाद फिर बैंकिंग। अगली क्लास के बाद बैंकिंग हम शुरू करेंगे। फिलहाल हमने अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, क्षेत्र को और कारक को समझने का प्रयास किया है।